हेलो बच्चों, कक्षा 12वीं का अपन अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्थशास्त्र की क्लास में। तो बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अर्थशास्त्र है वो कला और वाणिज्य का अब एक ही हो गया है। अपन इसके पहले आज अपन समष्टि अर्थशास्त्र के में पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय लेखांकन। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन दादा भाई नौरिया जी ने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना, सबसे पहले भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? दादा भाई नौरिया जी ने। उन्होंने 1867 से 68 में, मतलब जो 1867-68 में उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की। तो धन के पलायन के सिद्धांत को उन्होंने आधार पर की थी। उस समय उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? 20 रुपए प्रति व्यक्ति बताई थी। किसी देश की राष्ट्रीय आय उस देश की अर्थव्यवस्था का मूल होती है, ऐसा नौराजी भाई ने बताया। उस देश की, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मूल होती है राष्ट्रीय आय। अर्थशास्त्र की भाषा में बात करें तो साधन लागत से प्राप्त शुद्ध घरेलू उत्पादन ही राष्ट्रीय आय कहलाते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना की विधि, तो राष्ट्रीय आय को की गणना विधि कितनी, मतलब गणना विधि 3 प्रकार की होती है। राष्ट्रीय आय की गणना विधि कितने प्रकार की होती है बच्चों? 3 प्रकार की होती है। तो पहला है उत्पादन विधि ना, जैसे वस्तु के उत्पादन, आय विधि और व्यय विधि। तो सबसे पहले मैंने एक बार आपको ये बताया था कि किसी भी राष्ट्र के उत्पादन के लिए वहाँ की आय है ना सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो उत्पादन विधि, उत्पाद होगा तो व्यय भी होगा। व्यय करेंगे अगर किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए श्रम, पूंजी और की आवश्यकता होती है। तो अपन अगर कोई भी उद्योग शुरू करेंगे, सबसे पहले उत्पाद करेंगे, तो उसके लिए अपन को कच्चा माल, मशीनरी और उसमें पूंजी लागत, व्यय सब लगेगा। तो उत्पादन विधि राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख सबसे पहली विधि है। 3 विधियों में से पहली है आय विधि। आय विधि उत्पाद विधि, उत्पाद विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय के 2 तरह से मापा जा सकता है। तो पहला है उत्पाद विधि, दूसरा है मूल्य वृद्धि विधि। अंतिम उत्पाद विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग करके की जाती है। मतलब जो अंतिम उत्पाद विधि है, उसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग से की जाती है। मौद्रिक आय बाजार के आधार पर ज्ञात किया जाता है। जो मतलब वस्तु की मौद्रिक मूल्य होता है वो बाजार की कीमतों के आधार पर किया जाता है। विधि के अनुसार हमें बाजार की कीमत सकल घरेलू उत्पादन का मूल्य प्राप्त होता है। मतलब जो हमें बाजार की कीमत का सकल घरेलू उत्पादन मूल्य कैसे ज्ञात होता है, उसका एक फार्मूला है बेटा। बाजार कीमत का सकल घरेलू उत्पादन, सकल मतलब कुल, घरेलू उत्पादन बराबर कीमत। अपन कोई वस्तु खरीदेंगे, सबसे पहले वो किस पर आधारित होती है? कीमत। फिर सेवाएं, तो उस वस्तु की कितनी आपको आवश्यकता है, वो वस्तु आपको कितनी सेवाएं उससे प्राप्त हो रही हैं, तो उसे कहते हैं जीडीपी, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन, मतलब जीडीपी। तो जीडीपी ज्ञात करने के लिए आपको कीमत, वस्तु की मात्राएं और सेवाएं। फिर है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन। तो जो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन का मूल्य ज्ञात करने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा, मतलब बाजार में जो कीमत का है, सकल घरेलू मतलब कुल घरेलू उत्पादन का मूल्य ज्ञात करने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा किए गए अंतिम उत्पाद का अलग अलग ज्ञात किया जाता है। मतलब जो अंतिम उत्पाद होता है उसको अलग अलग ज्ञात किया जाता है। इन तीनों का योग करके बाजार कीमत का सकल घरेलू उत्पादन का मूल्य का अनुमान लगाया जाता है। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन बराबर प्राथमिक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद का बाजार मूल्य धन
बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन का मूल्य बराबर प्राथमिक क्षेत्र के अंतिम उत्पादन का बाजार मूल्य धन द्वितीय क्षेत्र के अंतिम उत्पाद के बाजार मूल्य धन और तृतीय क्षेत्र में अंतिम उत्पाद का बाजार मूल्य। तो बाजार कीमत का सकल घरेलू उत्पादन तीन से प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र इनके आधार पर ज्ञात किया जाता है। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन में गिरावट व घटने पर बाजार की शुद्ध घरेलू उत्पादन का मूल्य ज्ञात हो जाता है। मतलब बाजार की कीमत पर जो सकल घरेलू उत्पादन में गिरावट होने पर वह कैसे हो जाते हैं, घटने पर बाजार की शुद्ध घरेलू उत्पादन का मूल्य ज्ञात हो जाता है। किसी वस्तु का मूल्य गिरेगा तो उसकी सकल घरेलू जो उत्पाद है उस पर भी क्या मूल्य पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटने से लाभ साधन व शुद्ध घरेलू उत्पादन के मूल्य में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साबुन आय जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो इससे विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय होती है उसे जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। फिर है दोहरी गणना की समस्या। इस विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय मतलब जो इसको राष्ट्रीय आय को अपन दोहरी गणना कहें, मैं दोहरी गणना से इसमें कई समस्याएं उत्पन्न है ना। तो दोहरी गणना की समस्या इस विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है। यह विधि कैसी है, अत्यधिक कैसी, विश्वसनीय नहीं है। मतलब इसकी गणना करने से मतलब विश्वास पात्र, इसमें विश्वसनीय नहीं है। दोहरी गणना से तात्पर्य किसी वस्तु के मूल्य की गणना, मतलब किसी वस्तु की मूल्य की गणना एक से अधिक बार किए जाने की आशंका से होता है। राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़ा जाता है, लेकिन कई बार अंतिम वस्तुओं की पहचान करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक उद्यम द्वारा उत्पादित वस्तु अथवा सेवा उनके लिए कैसी होती है, अंतिम होती है। दोहरी गणना से तात्पर्य मतलब बेटा किसी वस्तु के मूल्य की गणना एक से अधिक बार किए जाने की आशंका से होता है, लेकिन कई बार अंतिम वस्तु की पहचान करना कैसा हो जाता है, कठिन होता है, क्योंकि प्रत्येक उद्यम द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं उनके लिए अंतिम होती है। मान लीजिए उदाहरण 500 रुपये की कपास का उत्पादन करता है एक किसान 500 रुपये की कपास का उत्पादन करता है और उसे धागा मिल को कितने बेचता है, 500 के मूल कपास को के लिए अंतिम बिक्री है। मतलब जिसने कपास उत्पादन किया उसके लिए 500 रुपये क्या है, अंतिम बिक्री है। इसी प्रकार धागा मिल 500 रुपये का धागा में परिवर्तन करके मतलब जो कपास है वो धागे वाले को बेच दिया, तो धागे वाले के लिए कपड़े मिल वाले को बेचता है, तो धागा मिल के लिए 900 रुपये की धागे की बिक्री अंतिम बिक्री होगी। कपड़ा मिल में 100 रुपये मूल्य के मतलब वो है कपड़ा मिल जो है अंतिम बिक्री उसके लिए क्या होगी, कपड़ा मिल से 1300 रुपये मूल्य के कपड़े का उत्पादन करता है और अंतिम उपभोग के लिए उसे क्या करता है, भेज देता है। राष्ट्रीय आय गणना करते समय कपास, धागा और कपड़ा तीनों वस्तुओं के मूल्य को जोड़ने पर कपास का मूल्य 3 बार धागे के मूल्य के 2 बार जोड़ा जाता है। तब पहले आपने कपास था तब उसका मूल्य, कपास वाले ने धागा बनाया उसका मूल्य, फिर धागे वाले ने कपड़े वाले को बेचा तो कपड़ा बना तो उसका मूल्य, तो उसको कितने बार जोड़ा, 3 बार धागे के मूल्य को क्या किया उसने, जोड़ा। तो स्पष्ट होता है कि दोहरी गणना से राष्ट्रीय आय के अनुमान की में आवश्यक वृद्धि हो जाती है। मतलब जो राष्ट्रीय आय है उसके अनुमान लगाने में आवश्यक वृद्धि हो जाती है। फिर दोहरी गणना करने की समस्याएं। दोहरी गणना करने की समस्या से बचने के 2 उपाय हैं। तो पहला है केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्य जोड़कर, तो जो वस्तु की अंतिम वस्तु